चलिए देखिए तो कंसंट्रेशन टर्म, यहाँ से ही कहानी स्टार्ट होता है चैप्टर का बेसिकली, ठीक है ना। तो जब कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हो तो पहले हम परसेंटेज टर्म को सीखेंगे। किसको बात करते हैं? परसेंटेज टर्म को, क्योंकि इसका मेन फॉर्मूले के अंदर बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तीन मेनली आपको देखना होता है, बाकी अगर ये तीन आपको दिमाग में बैठता है तो बाकी सब बना लोगे। पहला जो होता है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। तो सीधा कहानी बेटा, फॉर्मूला भी साथ में देखो, यहाँ वेट है यहाँ वेट है, तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले में एक चीज़ बहुत कॉमन है, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, बाकी ये बदलते रहते हैं, वो सॉल्यूट सॉल्यूशन सेम रहते हैं। दूसरा हमारे पास है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास जब वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई। ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को लेके बात करेंगे। इसमें क्या होता है भाई, ऊपर वेट आ गया देखो, तो मास लग जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले बन गए। थोड़ा सा इसका अकॉर्डिंग चीज़ें देखो, तो अगर मान लो कहीं तुमसे लिखा हो 20% वेट बाय वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ऊपर वेट दिया है, ये जो साथ में जुड़े होते हैं उन्हीं को पकड़ते हैं। 20 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सीधा कहानी हो जाएगा 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। पहली बात तो ये हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। परसेंटेज टर्म है तो 100% का काम चलता है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन, बेटा नीचे क्या आ गया है? वॉल्यूम, रख दो यहीं पे, नीचे वॉल्यूम आ गया है। यहाँ सॉल्यूशन का क्या होगा? 100 ml लगाएंगे बेटा, क्योंकि वॉल्यूम को ml में लिखना है हमको, और 100 ml क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। मान लो कहीं ऐसे ही दे दिया 10% वेट बाई वेट HCl, इसका मतलब क्या होगा? 10 ग्राम HCl के ऊपर वेट है, तो लिखोगे 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्यों मैंने यहाँ 100 ग्राम सॉल्यूशन बोला है? क्योंकि नीचे भी वेट ही है, ml में नहीं कॉन्सेप्ट लगा रहा है। कहीं आपसे लिखा हो 10% वेट बाई वॉल्यूम कर लो, वो छूट रहा है हमारा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दिया हो, इसका मतलब होगा कुछ नाम दे दें इसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, HCl, जो मन में है वो बोल दो। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग 10 ml HCl प्रेजेंट इन, नीचे बेटा क्या है? वॉल्यूम ही है, तो सॉल्यूशन भी ml में लिखेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, कहीं ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं तो। अब बेसिकली ऐसे जब क्वेश्चन होते तो एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन में डाल देता है, कन्वर्जन वॉल्यूम मास में कन्वर्जन। बेटा एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन में डेंसिटी मास दिया रहेगा, वॉल्यूम बेस पे क्वेश्चन रहेगा, कई बार वॉल्यूम दे देगा, वो मास बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो एक दूसरे में कन्वर्जन करने के लिए सबके लिए डेंसिटी दिया रहेगा, डेंसिटी को जैसे देख लो दिमाग में बैठ जाना चाहिए भैया, कहीं ना कहीं मास का वॉल्यूम में या तो वॉल्यूम का मास में कन्वर्जन है, पक्का है। डेंसिटी देने का पर्पज यही रहेगा, कहीं ना कहीं 90% केसेस में तो ये रहने वाला है, और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही रहेगा, ठीक है ना। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं ये काम करना। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, यहीं पे देखिए, जैसे क्वेश्चन हो गया, फाइंड weight by volume percentage of calcium carbonate of 20% weight by weight
सॉल्यूशन, ठीक है ना। इफ डेंस 20% वेट बाय वेट, नाम देना पड़ेगा हमको कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे? वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, कुछ इजी रखते हैं अपने मन से ताकि कैलकुलेशन आसान हो, 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है ना। अब ये डेंसिटी देने का लॉजिक यही है, कुछ ना कुछ कन्वर्जन क्वेश्चन है, बिना बिना कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में डेंसिटी नहीं देगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ जो भी ये वेट बाई वॉल्यूम, मतलब इतने ग्राम इतने ml में। और इसका मतलब क्या होगा? इसका 20 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों WW है, दोनों ग्राम में रहेगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये लिख दिया हमने। पहला काम तो यही करते हैं, जब भी परसेंटेज टर्म दिखाई दे तो इतना तो लिख ही लीजिए। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या दे दिया बेटा? वॉल्यूम दे दिया है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? 100 ग्राम दिख रहा है। ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला पकड़ेंगे, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास कितना है? 100, वॉल्यूम हमको पता नहीं, डेंसिटी आपका 0.5 है। आके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 100 को यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 200 ml हो जाएगा। बाकी वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का हमको फॉर्मूला तो पता ही है, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम दिया हुआ, तो 20 ग्राम यहाँ रख दोगे अपॉन फॉर्मूले में, यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अभी निकाला हूँ 200 ml इंटू 100 लगा दो, दोनों जीरो कैंसिल, 10% आपका ये वेट बाई वॉल्यूम इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ये दिमाग में बैठे रहेगा, सब मिल जाएगा, बोर्ड घर पे जाएगा, रिवीजन में लिखोगे तो लिखते रह जाओगे, ठीक है ना। तो रिवीजन कहाँ हो पाएगा। दूसरी कहानी क्या है भाई हमारे पास? ये वेट बाई वॉल्यूम पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, वॉल्यूम समझ में आया ना। वॉल्यूम पे जो भी क्वेश्चन होगा बस यही मास वॉल्यूम डेंसिटी, यही कन्वर्जन होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम पुटअप कर दोगे। अगला जो हमारे पास टर्म है वो कहानी क्या है? हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? मोल फ्रैक्शन को पकड़ते हैं। बड़ा सिंपल सा कहानी होता है मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन की कहानी में क्या होता है भाई? जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसके मोल ऊपर रहेंगे, बाकी सॉल्यूशन में जो भी मोल फ्रैक्शन है सबको जोड़ दीजिए। मान लीजिए 2 लोग हैं तो NA, 3 लोग हैं तो C, 4 लोग होंगे तो D, जितना है जोड़ दो। मैं 2 को मान के चलूँ, एक मेरे पास सॉल्यूशन है, इसमें क्या है? A के मोल है और B के मोल है। तो फॉर्मूला मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है तो A के मोल ऊपर रहेंगे और बाकी सबके नीचे रहेंगे। अगर मुझसे B पूछा तो B के मोल ऊपर हो जाएंगे अपॉन टोटल मोल नीचे आ जाएंगे, Na प्लस NB हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का मान जो होता है XA हो चाहे XB हो, ये दोनों का मान हमेशा क्या होता है बेटा? 1 से कम होता है, याद रखिएगा। इट कैन नॉट बी मोर देन 1, 1 ही हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दोनों का सम, अगर 2 लोग हैं तो 2 का सम, 3 लोग होंगे 3 का सम, जितना भी है, अगर एक सॉल्यूशन तैयार हुआ जितने मोलों से मिलके उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? हमेशा 1 होता है। 2 लोग हैं तो दोनों का सम 1 है, अगर 3 होते तो तीनों का सम 1 होता, 2 का फिर सम 1 नहीं हो पाता। अगर 3 लोग हैं तो सबको जोड़ोगे तो हमेशा 1 मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं फटाक से, इजी वाला, थोड़ा सा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन बोलते हैं, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। क्या करना हमको? फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, सभी के मोल फ्रैक्शन आपको पता करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया। क्या करोगे भाई? मोल फ्रैक्शन के लिए सिर्फ मोल ही निकालने पड़ते हैं। यहाँ 20 ग्राम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट है तो मोल ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास है 20, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बहुत बार निकाल चुके हैं,
40 12 48 100 हो जाएगा बेटा। काटोगे तो क्या होगा, 0 से कटा 1/5। कभी भी इसको फाइनलाइज नहीं करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ते हैं, आसान होता है बाद में कैलकुलेशन। नेक्स्ट है आपके पास वाटर, हमारे पास है 100 ग्राम वाटर बोले ना, मोल ऑफ वाटर। तो भाई मास अपॉन मोलर मास 90, वाटर का मोलर मास 18/90, ये 5 आ गया। किसका पूछा है, दोनों का पूछा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल को ऊपर रखेंगे और बाकी सभी को नीचे जोड़ दीजिए, जितने भी लोग हैं सबको जोड़िए। इस तरह से क्या हो जाएगा, 1/5 अपॉन, यहाँ पे क्या होगा 1/5 प्लस कितना है 5 आया मोल वाटर का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जा रहा है भाई, एलसीएम ले लो उसको, 1 मोल ऑफ CaCO3 बराबर 1/5 पूरे का अपॉन 5 5 25 126 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/26। अब कुछ लोग मोल ऑफ वाटर को ऐसे निकालेंगे, 5/5 प्लस 1/5 और फिर कहोगे 5/25 26 बट्टा क्या हो जाएगा 5, 5 ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/26। ऐसे कर सकते हो, बट आपको अगर एक बार ये मिल चुका है तो बड़ा आसान हो जाता है बेटा इसको सॉल्व करना। क्या करना होता है, अगले वाले को निकाल, 2 ही लोग हैं ना तो बड़ा आसान है। दूसरा ये जो भी आया, दूसरा क्या होगा, ये वैल्यू में से इसको घटा दो, कितना आता है भाई 25 आएगा, और फिर नीचे वाले को वैसे ही रख दो, काम खत्म हो गया। ठीक है ना, क्या कर दो, नीचे वाले को वैसे रख दो। 26 में एक गया 25 और नीचे 26 था, 25/26। हमेशा ये कर सकते हो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कभी आपको सोचने की जरूरत है। बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने गुणा भाग कर दिया, फटाक से आंसर ला दिया। थोड़ा सा हटके देख लेते हैं क्वेश्चन, मैं दे सकता हूँ क्वेश्चन, फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलिए 10% वेट बाय वेट कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे बातों को छुपा लिया है, ना मास ऑफ सोल्यूट दिया ना मास मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, ठीक है ना, दोनों ही मास छुपे पड़े हैं। बट हम अगर पुराना कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बड़ा आसानी से यहाँ कहानी बना सकते हैं। वो कहानी क्या होगा, 10% वेट बाई वेट का मतलब 10 उसके साथ संबंधित कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन, बोलो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये किसका वेट है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट थोड़ी ना मुझे मिला है, मोल फ्रैक्शन में हमें सॉल्वेंट चाहिए होते हैं, हर एक इंडिविजुअल चाहिए होते हैं, तो हमें सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बराबर, आप जानते हो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है। तो सॉल्यूशन का मास प्लस सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, सॉल्यूट हमारा 10 है, सॉल्वेंट हमको निकालना है, एक्स कितना हो गया 90 ग्राम। एक और बात बता दूं, प्रश्न में अगर आपको यह नहीं बताया गया है कि सॉल्यूशन किस सॉल्वेंट के द्वारा मिला के बनाया गया है, तो हम अपने आप ही पानी मान लेते हैं, वाटर मानते हैं, उसमें हमको बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। अर्थात ये कुछ और नहीं, क्या है हमारा वाटर है। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास 10/100 1/10। ऐसे ही मोल ऑफ वाटर निकाल देंगे, मास अपॉन मोलर मास 90/18, यहाँ 5 हो गया। बाकी मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर मुझसे पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करना है भाई, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, बोलो वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मान रख दीजिए 1/10 अपॉन 1/10 प्लस 5, एल्शियम लेंगे तो 1/10 अपॉन 51/10, 10 से 10 खत्म हो गया, क्या बचेगा 1/51। बेटा दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताना है, क्या ताम जम करना है, इसमें से घटा दो, 51 में से 1 गया 50/51, ये मोल ऑफ वाटर आ जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो कहीं परसेंटेज टर्म दे दिया तो भी कर सकते हो, और तुम्हारा तकलीफ बढ़ाना होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, इस 10% को बोल देगा 10% वेट बाई वॉल्यूम कैल्शियम कार्बोनेट, मैटर फंस जाएगा क्योंकि वॉल्यूम दे दिया है। अब तुम 100 में से 10 घटा नहीं सकते बेटा, क्योंकि वो ml में रहेगा और ये ग्राम में रहेगा। तो जब भी ये बात बोलेगा तो कहीं ना कहीं डेंसिटी भी छुपाया रहेगा, आपको डेंसिटी भी देगा, फिर डेंसिटी देगा तो डेंसिटी के साथ अपना मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी ये कर लेंगे,
ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का कंसेप्ट बनाएगा, डेंसिटी का मतलब समझ जाओगे आप, कहीं ना कहीं मास वॉल्यूम का खेल चल रहा है। मोल फ्रैक्शन कवर होता है, ठीक है, दो दिन बिल्कुल बहुत है इसके लिए, बहुत इजी टॉपिक भी है। मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, मोलैरिटी को देखते हैं। किसको देखते हैं, मोलैरिटी को। मोलैरिटी क्या है भाई, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, बोलो, पर पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना, पर लीटर ऑफ, 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने आपके मोल हैं सॉल्यूट के, यही आपकी मोलैरिटी कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको आप एन से बोलते हो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा, वो भी किस में रहना चाहिए, लीटर में रहना चाहिए, ठीक है ना। एक बेसिक सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका भी वहाँ कंसंट्रेशन टर्म को उठा लेगा, या फिर ऐसे आपको दे देगा, बेसिक क्वेश्चन दे देगा। तो मैं सीधे सीधे कंसंट्रेशन टर्म पे उठा लेता हूँ क्वेश्चन, कि बेसिक ले लूँ। चलिए एक बेसिक करा लेता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोल देते हैं, लिख लेते हैं। चलिए 90 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 500 ml of solution, find मोलैरिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। तो कुछ नहीं करना है, पहले तुमको मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, एन बराबर ग्लूकोज का मास ऑफ, तो 90 है, ग्लूकोज का मोलर मास रटा हुआ है बेटा 180, 1/2 हो जाएगा। और 500 ml में ये है, तो मोलैरिटी बराबर एन बाई वी, वी कैसा होना चाहिए, लीटर में। ये 1/2, 500 ml है, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, 500 से 2 बार में कट जाएगा, ये भी 1/2, 2 से 2 खत्म, आंसर आ जाएगा 1 मोल पर लीटर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन बना। अब थोड़ा सा घुमाते हैं इसको, थोड़ा क्या बस यही बन ही पाता है, और बाकी जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन बनेंगे अभी साथ में जब सबको पढ़ा लेंगे तो जोड़ेंगे। अब मोलैरिटी भी क्या क्वेश्चन बना लेते हैं, चलो फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49 ग्राम, नॉट ग्राम बोले, 4.9% वेट बाई वेट H2SO4 इफ डेंसिटी थोड़ा सा आसान ले लेते हैं, कहीं भी बैठ जाए, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, क्या होगा भाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आसान सा कोई वैल्यू लेते हैं, गुड़ा भाग में नहीं फंसना है, 0.5 ग्राम पर ml, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में पहली बात तो हम इसको पूरा स्टेटमेंट देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ 4.9 ग्राम, साथ में कौन जुड़ा हुआ है, H2SO4 प्रेजेंट इन, क्या बेटा वेट है ना, यहाँ बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है कि मोलैरिटी है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन ग्राम में नहीं चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है ना। तो पहले इनकी कहानी ख़त्म करेंगे। मास बराबर क्या होता है भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास हमको 100 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम उसने 0.5 बताया, नहीं वॉल्यूम कहाँ, डेंसिटी बताया, बात तो वही होगी, चलो इधर गुणा कर देते हैं। वॉल्यूम हमको पता नहीं, डेंसिटी 0.5 बताया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 200 ml हो जाएगा, 2 से ml लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। अब मोलैरिटी पूछे कौन सी बड़ी बात है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दो 4.9 का, चलो पहले वही निकाल लेते हैं हम लोग। एन बराबर क्या हो जाएगा, मास अपान मोलर मास, 4.9, H2SO4 का मोलर मास 98 होता है बेटा, क्या होता है अब निकालना आपको आता है मोलर मास में, उसको नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। डेसिमल हटेगा, जीरो बढ़ेगा,
49/980 काटो 49 से कितने और कटेगा बेटा, 2 बार में, 0 पहले से पड़ा हुआ है, 1/20 होगा, कितना होगा इसका 1/20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मोलैरिटी 1/20/0.2 मोलैरिटी चला जाएगा यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई डेसिमल रहेगा 4 बचेगा, काटो तो 0.25 मोल पर लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या बेटा, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिफाइन करना है तो क्या कहानी है, कंडीशन है, वही सेम डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, बोलो प्रेजेंट, पहली बार सॉल्वेंट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, पर केजी ऑफ नॉट सॉल्यूशन सॉल्वेंट, अभी तक जितना भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन चल रहा था यहाँ सॉल्वेंट आया, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फर्क क्या हुआ, यहाँ पे आर की जगह एल आया, मोलैलिटी यहाँ पे, ठीक है ना ये मोलैरिटी, यहाँ पे एल है ना, वहाँ आर था, इतना ही फर्क है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मोलैरिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, बोलो यहाँ मास आ जाएगा किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट, अभी बोला हूँ सॉल्यूशन नहीं बोलना, पूरा कहानी बिगड़ जाएगा, केजी, ठीक है ना, ये केजी में लेना है हमको, कंडीशन ध्यान रखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, यहाँ ध्यान दो बेटा, चलिए कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, किसको ले लें, 35 और 36.5, ठीक है, 3.65 परसेंटेज वेट बाय वेट HCl, क्या ले लेते हैं हम लोग, HCl का ले लेते हैं, इसका हमें पता करना है, मोलैलिटी पता करना है, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे इसका मोलैलिटी, अगर हमें पता करना होगा तो पहले तो इसका मतलब लिखेंगे 3.65 ग्राम HCl प्रेजेंट इन, बोलो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कहाँ आई भाई 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, दिमाग कहीं चला गया तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मोल्स, और यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्यूशन का मास है ध्यान दीजिएगा, तो हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटाना पड़ेगा, तो पहले निकाल ही लेते हैं सॉल्वेंट को, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन लोग को मिला के बनाते हैं ना, यहाँ से सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भाई, सॉल्वेंट इज 100 माइनस सॉल्यूट 3.65 है, घटा दीजिए कितना आ जाएगा भाई 96.45 पे 35 ग्राम, ठीक है ना, इतना आ गया, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.9635 केजी हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, मास 3.65 और मोलर मास कितना हो जाएगा 36.5, बेटा काट उठ देना, यहाँ से कुछ मोल आ जाएंगे, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में होगा, केजी में रहेगा, यहाँ पे मान रख दोगे m बराबर, n का मान कुछ आया था वह रख देना, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में 0.9635, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, अब गुणा भाग कर लेना, ठीक है ना, कितना क्या आने वाला, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो ये मोलैलिटी का क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, क्या कह रहे हो, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम, रिवीजन सही चल रहा है ना, पूरा एकदम ट्रैक पे है चीज़ें। तो मोलैलिटी हो गया आपका, मोलैलिटी का बहुत यूज है बेटा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोलैलिटी आगे वाले सभी प्रॉपर्टी में आते हैं। इतना टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से था, नॉर्मेलिटी वगैरह में नहीं बात करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं बनता है, तो हम बात आ जाते हैं वापस हेनरी पे आ जाते हैं, हेनरी लॉ की बात आती है। हेनरी लॉ ने क्या बात किया था, बहुत सिंपल सी हेनरी ने बात की थी, हेनरी ने कहा था अगर कोई कंटेनर है
इस कंटेनर पे जिस गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन इसके अंदर ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है गैस का, इंडिविजुअल गैस का, उसको उतने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हेनरी लॉ जो अप्लीकेबल है गैस लिक्विड के साथ, इसी का भाई है वो क्या है, उसका हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। वो लिक्विड लिक्विड पे काम करता है, ठीक है ना। लिक्विड लिक्विड पे बात करता है, ये गैस लिक्विड के साथ बात करता है। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, इट स्टेट दैट partial pressure applied to the surface of liquid is directly proportional mole fraction of that gas dissolve in liquid। समझ में आया क्या उसने कहा। अगर मान लो इसमें दो दो तीन कहानी, मान लो कोई ए गैस था, तो ए का प्रेशर कुछ लग रहा था, बी का होगा तो कुछ बी का प्रेशर लग रहा होगा, ऐसे सी होगा सी का प्रेशर लग रहा होगा। तो इसने कहा कि जितना ज़्यादा पी ए का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा ए के मोल फ्रैक्शन मिलेंगे, जितना ज़्यादा बी का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा बी के मोल मिलेंगे। बेटा पार्शियल और नॉर्मल केस में क्या होता है ना, जब कई सारे लोग मिल जाते हैं तो किसी इंडिविजुअल के लिए हम पार्शियल वर्ड यूज करते हैं, और एक साथ जब इनको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर बनेगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। पी ए प्लस पी बी, ये टुगेदर दो ही लोग की बात किया मैंने, तो टोटल प्रेशर बन जाएगा। तो क्या बोला हेनरी ने, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके सॉल्यूशन में घुले हुए, क्या हो गया, उसके सॉल्यूशन में घुले हुए मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पी बी उसके घुले हुए मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, पी ए बराबर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी एक कांस्टेंट आएगा हेनरी, ए एच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हेनरी कांस्टेंट जो होता है बेटा के एच डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखिएगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा। दोनों बढ़ते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर राइज होगा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा। हेनरी कांस्टेंट बढ़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। क्या कह रहे हो, हाँ गैस का डिजोल्बिलिटी घटेगी। एक्स बी वगैरह क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजोल्व इन सॉल्यूशन, ये घुले हुए लोग हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो घुले हैं उनकी बात कर रहे हैं। और पीवी वगैरह क्या है, बी गैस का पार्शियल प्रेशर, ए का इसका पार्शियल प्रेशर करके आपको बनता है। इनके बीच बनने वाला जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट कर्व लेता है भाई, ठीक है ना। क्या बनता है वो, एक स्ट्रेट फॉर्मेट में रहता है। चलो हटाओ उसको, छोड़ो, कुछ इस तरह से आपका बन जाता है, क्योंकि क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मोल फ्रैक्शन के, तो जब पी और मोल फ्रैक्शन बनाएंगे तो एक केज का स्ट्रेट ग्राफ आपको देखने को मिल जाता है। तो हेनरी का ग्राफ जो होगा हमेशा वो स्ट्रेट फॉर्मेट में होगा, ये ध्यान रखिएगा। हेनरी की लॉ समझ में आई कहानी। एक क्वेश्चन हेनरी पे भी बोल दें, करके देखते हैं क्वेश्चन। तो कर दो, उसके नंबर पे ही हो जाएगा, अपने से कदम फिर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। नया क्वेश्चन क्या होगा, कंडीशन में किस पे बोल रहे थे हम लोग, हेनरी भी बोल रहे थे ना, ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द गैस ए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, अप्लाइड प्रेशर ऑफ, कितना ले लें भाई, कुछ भी ले लो आप, 2 atm, ठीक है ना। हाँ, अ गैस अप्लाइड प्रेशर ऑफ 2 atm एंड एंड हेनरी कांस्टेंट ऑफ, एंड बहुत इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, हेनरी कांस्टेंट इज
1.67 इंटू 10⁻³ ATM। अच्छा, यहाँ से एक बात और याद आ गया बेटा, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट और पार्शियल प्रेशर का यूनिट दोनों सेम होते हैं, मतलब वो भी प्रेशर का यूनिट होता है। यहाँ पे शायद मैं बताना भूल गया कि एच की जो यूनिट होती है वो प्रेशर की यूनिट एक ही होती है, बोथ आर सेम। तो ये ध्यान देना, मिक्स मत कर देना। बहुत बार बच्चे इंग्लिश की शब्दों को ऐसे मतलब क्वेश्चन को घुमाता है, एटीएम देख करके वो उठा देते हैं, पीए को बता देते हैं, जबकि वो रहता है हेनरी कांस्टेंट है। तो दोनों की यूनिट सेम होती है, ध्यान रखिएगा। तो उसको पढ़ के अच्छे से समझ के करिएगा। अ गैस अप्लाइड प्रेशर ऑफ 2 ATM एंड हेनरी कांस्टेंट 1/6, देन फाइंड डिसॉल्विलिटी ऑफ गैस ए। गैस ए की डिसॉल्विलिटी बतानी है। तो भाई सिंपल से क्या कहानी है, वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, हेनरी कांस्टेंट सब दे दिया मैंने आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यही निकालने के लिए बोला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी ए का मान 2 था, पी एच का मान कितना था भाई, 1.67 इंटू 10⁻³ था। अब यहाँ पे गुणा भाग कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना घोला हुआ आपको मिल जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन, बेसिकली इन सबों का यूज हम मोलर मास निकालने के लिए करते हैं। बस एक सेकंड हो गया। एक और क्वेश्चन, इफ 20 ग्राम CO2 dissolve in, ए यहाँ ध्यान दो, dissolve in 90 ग्राम वाटर, ठीक है ना, with pressure of 760 mmHg, then find Henry constant। दूसरा नंबर है उसका। यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 ग्राम CO2 की बात करेंगे, यहाँ से क्या कंडीशन, मोल मिल जाएगा, मोल ऑफ CO2, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास 44 होता है, ठीक है। एक काम करें, 20 को 22 कर दें क्या, थोड़ा मैं गुणा आसान करना चाहता हूँ, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, मोल ऑफ वाटर की बात करना है, मास अपॉन मोलर मास 90/18, कितना आ जाएगा, 5 मोल आ गए। इसलिए मोल फ्रैक्शन हमें क्या निकालना है, 760 किसका था, 22 ग्राम CO2 का था। तो CO2 कितना आ जाएगा, मोल ऑफ CO2 कितना है, 1/2 अपॉन 1/2 + 5। सॉल्व कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है भाई, 1/2, 2 5 10 1 11/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/11। बस खत्म कहानी। हेनरी कांस्टेंट फॉर्मूला लगा दो, PCO2 बराबर क्या हो जाएगा, KH मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। हमसे पूछा क्या था, हेनरी कांस्टेंट, PCO2 760 दिया था, और KH हमको पता नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 1/11 दिया। मल्टीप्लाई कर दो, KH = 760 इंटू 11, गुणा भाग करके जो भी आंसर आएगा उतना ATM mm जो भी था, mmHg वही यूनिट होगा जो प्रेशर का होगा, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो यहाँ तक हेनरी का कहानी था, ये पूरा आपका हेनरी लॉ तक ला दिया। राउल्ट मेरे ख्याल से कल वाले क्लास में तुम लोग थे ही, कुछ हद तक आइडिया है। वेपर प्रेशर वगैरह क्या है अब वो अगले बार बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।